नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। और राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि संसद का मानसून सत्र है। बारिश तो आप देख रहे होंगे, लेकिन संसद के इस मानसून सत्र में कितना पानी बरसेगा, कितना बहेगा, कितनी बिजली गरजेगी, कितनी कड़केगी, कहां बिजली गिरेगी। लेकिन संसद सत्र से पहले ही बिजली गिरनी शुरू हो चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम में जो जमीन घोटाला था उसमें चार्जशीट आखिरकार दायर हो गई। जो कहा जा रहा था चार्जशीट कहाँ है। और दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल के जो सुपुत्र हैं उनको ईडी ने अपने मतलब हिफाजत में ले लिया। हिफाजत जानते ना, ईडी वाली, उसमें ले लिया है। और इसके साथ ही बात करेंगे बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, काफ़ी कुछ बोला है उन्होंने, विकास की बातें दिखाई हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है उस पर चर्चा होगी। और साथ ही बात करेंगे कि एक पहलगाम की जो कायराना हरकत हुई थी उसके बाद भले ही मटन जो आसिफ मुनीर खा रहे हो ट्रंप के साथ में, लेकिन हलाल वो करते रहे, लेकिन जो उनका जो हराम की हरकत थी उसके लिए उनके देश का जो कहते हैं बिजनेस, क्या कहें हर्षवर्धन, उनकी इंडस्ट्री ना आतंकवादी की, तो उसको जो है कर दिया है घोषित आतंकवादी। तो मुझे लगता है कि इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो संसद सत्र हो रहा है उससे पहले जो ईडी ने कार्रवाई की है, चार्जशीट दायर हो गई है, तो कुल मिला के उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि मेरे जीजा जी को जो है 10 साल बाद परेशान किया जा रहा है। अब वो है कि इतने परसेंट जो मतलब जो उनको फ़ायदा हुआ है उतना तो किसी को हुआ नहीं था। और 2000 कुछ करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, शराब घोटाला। तो चक्कर क्या है, मतलब जो टाइमिंग थोड़ा अजब है। कुल मिला के डिरेल हो गए राहुल गांधी, वो तो सब चीज़ें चली गई। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि दो तरह से इसको देखा जाना चाहिए। एक तो ये अच्छा है कि सरकार और एजेंसी वो प्रामाणिक साबित हों, क्योंकि बार बार आरोप लगाना, बार बार कोई कार्रवाई न होना, और रॉबर्ट वाड्रा का वो बढ़िया डोले शोले बनाकर घूमते हुए कहना कि कुछ है ही नहीं है। एक बार और आया था कि बैंक ने कहा कि हमारे सारे कागज बह गए, वो पता नहीं चला। तो इसीलिए चूंकि लंबे समय से हरियाणा में भी सरकार है और 10 साल के ऊपर यहां भी सरकार हो गई, अगर ये दोनों सरकारें हैं और इतने गंभीर आरोप थे, तो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल खड़ा होता है। अब चूंकि मॉनसून सेशन के पहले, अच्छा सत्र तो लगातार चलते ही रहते हैं, बीच बीच में गैप देकर, तो किसी न किसी सत्र के पहले तो होगा ही होगा। लेकिन इस सत्र में कहा जा रहा था कि आखिर क्या होगा। 8 नए कानून बनाने की सरकार की तैयारी है। विपक्ष की तैयारी ये है कि वो मतलब इस बार क्या टी शर्ट वगैरह छपवाएंगे, कौन सा झोला होगा, वो अलग बात है। लेकिन उनकी तैयारी ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा था कि हमने समझौता करा दिया, परमाणु युद्ध रुकवा दिया, उसकी चर्चा करेंगे। चर्चा होनी थी कि अच्छा देश भर में क्या हो रहा है, बिहार में रिवीजन पर क्या हो रहा है, तो बड़ा हंगामा करने की विपक्ष की तैयारी थी। अब एक तरह से सरकार के पास बड़ा हथियार आ गया। राहुल गांधी अगर इतने वर्षों के बाद अपने बहनोई को लेकर पहली बार एक्स पर सार्वजनिक तौर पर लिख रहे हैं, तो इसको यूं भी देखा ना जाना चाहिए कि जो हम जैसे लोग या हम सामान्य लोग जो कहते हैं कि भाई रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो शायद कुछ चूड़ी टाइट हो रही, शायद थोड़ा सा कुछ ऐसा हो रहा है कि दबाव गांधी परिवार पर बढ़ रहा है। क्योंकि इसके पहले जब ईडी की पूछताछ हुई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, तब मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूर्ण, जिसको कहते हैं ना कि काला वस्त्र पहनकर गए थे, वो प्रदर्शन में बड़ा चर्चित हुआ था। वो उससे पहले एक बार जब रॉबर्ट वाड्रा पर हुआ था तो जंतर मंतर पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी कभी राहुल गांधी ने अपने बहनोई को लेकर, उनके परिवार को लेकर इस तरह की पोस्ट नहीं की थी। ये तो यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा चूड़ी टाइट ज्यादा हो गई। नहीं, चूड़ी ना सिर्फ टाइट हो गई, बल्कि उनको ये समझ में आ रहा कि अब जब आरोप पत्र दाखिल हो गया है, क्योंकि हर बार तो बात होती थी कि इतने दिन से जांच चल रही, इतने दिन से खबरें चल रही, वो बात सही है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो अब कार्रवाई, अगर आरोप पत्र दाखिल हो गया, और देखिए हर्षवर्धन एक बात तो ध्यान रखिए कि ये मामला उठा कहां से था। कांग्रेस की सरकार थी, अशोक खेमका जो वहां पर अधिकारी था, उसने जब इस मामले को म्यूटेशन जब रद्द किया, क्योंकि उसमें नियमों की अनदेखी गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती थी, ऐसा नहीं कुछ समय भाजपा की सरकार होती थी। तो कुल मिला के ये सारे जो मामले उठे हैं, ये तब के बोए हुए बीज हैं और जो अब वृक्ष बनकर परिणत होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चार्जशीट के बाद इतनी बेचैनी जो हर्षवर्धन ने कहा, इसको आप समझिए, क्योंकि अब आरोप पत्र अगर दाखिल हो चुका है तो उसके बाद अब इस पर फैसला भी आएगा। अब तो ज्यादा देर नहीं होगी, जांच पूरी हो गई है।
और इसमें साफ साफ समझ में आ रहा कि इतने प्रतिशत फायदा कि 70%, मतलब 70 गुना ज्यादा दाम। मतलब बात यह है कि हर्षवर्धन से मैंने जमीन ली और वो जमीन जो है फिर मैंने हर्षवर्धन को ही बेच दी और उसमें जो है 70 गुना फायदा हो गया। गणित समझ में आ रहा है आपको? तो ये अद्भुत गणित है। तो कुल मिला के इस पर तो बात है, लेकिन जो ये भूपेश बघेल कह रहे हैं, चैतन्य जो है, अब वो उनकी मतलब आत्मा थोड़ा चैतन्य हो रही है। कह रहे हैं कि पहले मेरे बर्थडे पर भेजा, अब बेटे के बर्थडे पर ये कर दिया। अब सवाल ये है कि भाई जन्मदिन तो हो सकता भाई ईडी ने देख के कुछ किया हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये गिफ्ट जो मिला है ये तो 2000 कुछ करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, हाँ मतलब 2100 करोड़ का घोटाला। आप जरा देखिए उसमें जो लिस्ट आई है, जो ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है, वो तो अद्भुत है। उसको देखने सुनने के बाद लगता है कि ये जो मतलब हजारों करोड़ रुपए जो आदमी मतलब 100 रुपए, हजार रुपए के लिए मोहताज है, उसके सामने 2100 करोड़ रुपए। और छत्तीसगढ़ को आप कहते हैं आदिवासी राज्य, और इस तरीके की बातें चलती रही। देखिए, इसमें एक बात बहुत गंभीरता से चर्चा की जरूरत है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये ठीक है कि आरोप लगता है कि सरकार विच हंट कर रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, ईडी के जरिए लोगों को गिरफ्तार करा रही है, परेशान कर रही है। लेकिन क्या आरोप लगता है? आरोप ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए वो बच जाता है। अजीत पवार का बड़ा उदाहरण है, जो कहा जा रहा था चक्की पीसिंग अब वो उप मुख्यमंत्री। लेकिन कभी क्या ये कहा गया कि जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो बेईमान के आरोप है, जो उनके ऊपर वो आरोप बिल्कुल गलत है? नहीं कहा गया। 2100 करोड़ रुपए का ये घपला घोटाला 2019 से 22 की भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के समय में घोटाला, अब उनके बेटे भी इसके दायरे में आ रहे हैं। उसमें पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार उसमें अलग अलग छापे, जांच, गिरफ्तारी वो सब हो चुकी है। अब भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी होने का एक मतलब यह भी हुआ कि इसको ईडी अंतिम परिणति तक पहुंचा रही, फाइनल कंक्लूजन जिसको कहते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी जरूरत है। अगर वो उस तरफ नहीं पहुंचता है तो बार बार ये सवाल खड़ा होता है। और देखिए, चुनाव के समय में महादेव सट्टा ऐप का आया, बिल्कुल उस वक्त कहा गया था कि ये तो सब ऐसे ही है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो मामला आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि भूपेश बघेल इसे बार बार पॉलिटिकल विच हंट कह रहे हैं, लेकिन जो प्रमाण है, जो उससे जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो बैंक खाते तलाशे गए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और सोचिए कि इसमें रियल एस्टेट फर्म्स के जरिए हवाला कारोबार किया गया, ट्रेल पकड़ी गई है, जो ट्रेल है वो पकड़ी जा रही है। तो अगर इतना कुछ हो रहा, हाँ एक चीज मैं थोड़ा सा मतलब इसे कोई हो सकता है कहे कि ये कौन सी बात हुई, भ्रष्टाचारी है, कोई आरोप है। भाई किसी के जन्मदिन के दिन छापा पर नहीं मारना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। किसी घर में कुछ शुभ दिन हो उस दिन जाकर आप इस तरह से पकड़ें, लेकिन एजेंसी तो शायद ऐसे ही काम करती है और ये आरोप लग रहा है, तो फिर अब एजेंसी की जवाबदेही और ज्यादा बढ़ गई, या कहीं कि उसके ऊपर और दबाव बढ़ गया कि आप हर हाल में इसका जो सच है वो सामने लाइए। लेकिन अब बताइए, जब रॉबर्ट वाड्रा और चैतन्य बघेल भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप, तो आखिर ये कैसे सदन में क्या दिखने को? तब तो सदन पूरा वॉश आउट होगा। 21 जुलाई से 21 अगस्त चलना है, बीच में कुछ दिन के लिए ब्रेक होगा, फिर तो ये वॉश आउट की तरफ जाएगा। अब जीजा जी को बचाया जाएगा या बेटे जी को बचाया जाएगा, या वाकई जो उनके हिसाब से ट्रंप का सीज फायर, हालांकि सीज फायर के दौरान जब इस पे हम चर्चा कर रहे हैं तो फिर उस पर चर्चा हमें करनी पड़ेगी, जो टीआरएफ पे आ गया। कुल मिला के मटन भले ही वहां पर हलाल खा रहे हो वो, लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जिस पर ये आरोप लगाया जा रहा है, भारत सरकार भले हलाल खा रहे हो लेकिन ट्रंप प्रशासन ने तो झटका दे दिया और ऐसा झटका दे दिया कि अब समझ ही में नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा, इसके मायने जो लोग पूछ रहे हैं कि इसके मायने क्या है हर्षवर्धन, उनको ये अच्छा आपने कहा, मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है। बार बार ये कहा जा रहा था कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी, पूरा मंत्रिमंडल, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए सब डर गए, और ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया, हमने परमाणु युद्ध रोक दिया। लेकिन जरा इसका दूसरा पहलू देखिए, अभी तक भारत के खिलाफ कोई भी रणनीतिक निर्णय अमेरिका ने नहीं लिया। बिल्कुल, ट्रेड डील के मामले में भी भारत के खिलाफ अभी तक नहीं गए, दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया, भारत पर नहीं लगाया। अब आप फिर से ये कह सकते हैं कि भाई माय फ्रेंड ट्रंप काम तो कर रहा है। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो टीआरएफ है उसको आतंकवादी संगठन बता दिया। मार्को रूबियो जो वहां के विदेश मंत्री हैं, वो फॉरेन सेक्रेटरी लिखते हैं लेकिन विदेश मंत्री ही वहां के हुए, वो जो विदेश मंत्री हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया लश्कर तैयबा और ये दोनों एक साथ हैं। बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो स्वीकारोक्ति जो भारत चाहता था, अभी पहलगाम के आतंकवादी हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं, उनकी पहचान भर हुई है, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, ये भरोसा है हमें।
नहीं, उनको लेकिन- 72 हूरों के पास जाना उनकी नियति है, नियति है उनकी, ये आप मानकर बिल्कुल चलिए। नियति ये है, नियति ठीक है बात उनकी। है, ये नियति है उनकी उनकी। नियति है। लेकिन अगर अमेरिका इस तरह से प्रतिबंध लगा रहा है तो ये हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत है। हमारा प्रभाव दबाव काम कर रहा है, ये भी साफ दिख रहा है। और जो लोग ये कह रहे थे कि भारत की विदेश नीति कैसी है, कैसे चल रही है, ट्रंप तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको समझना चाहिए मोदी की नीति है ठंडा करके खाने की नीति है, गरम गरम नहीं खाया जाता है। वो चंद्रगुप्त वाली कहानी भी तो आपने पढ़ी होगी ना, बुढ़िया वाली की, वो खिचड़ी जो है बीच से ही हाथ डाल के नहीं खाई जाती। कई बार प्रतीक्षा करनी होती है, और डिप्लोमेसी में, राजनय में तो ये सबसे बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी मालदीव, नरेंद्र मोदी मलेशिया, नरेंद्र मोदी श्रीलंका, नरेंद्र मोदी नेपाल, इन सब मामलों में नरेंद्र मोदी ने ठंडा करके विदेश नीति को बेहतर किया और वहां अपना दावा मजबूत किया। अमेरिका में मामले में भी ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, मैंने एक बार दोबारा कहानी नहीं सुनाऊंगा, बोर नहीं करूंगा आपको, कि वो सांप को घिस घिस के बंदर वाली जो कहानी बताई थी, लेकिन आप मान के चलिए वो वाकई ठंडा करके और घिस घिस के वो करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, टीआरएफ को जब आप डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं तो इसके मायने ये हैं कि ये जो घटना हुई थी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई, पहली बात। दूसरी बात है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने उनके आतंक के 9 मरकज तबाह किए, उसको भी वैलिडिटी मिल गई कि हमने जो किया वो सही किया। क्योंकि जब पूरी तरीके से घोषित आतंकवादी संगठन है तो उस पर कार्रवाई करने का पूरा हक है। और ये ध्यान रखिएगा, भारत ने कहा था कि अगली बार कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसको हम युद्ध मानेंगे। तो ये मानकर चलिए कि टीआरएफ और ये सारी बातें होने के बाद इसके मायने छोटे नहीं, बहुत बड़े। और इसका मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है। भले ही मैंने फिर कहा कि भले ही वो मटन हलाल का खा रहे हो, जो झटका उनको मिला है, झटका इतना बड़ा है कि उनको पता चल जाएगा कि इस बार भारत कितनी अंदर तक घुस के गया। अभी सिर्फ ताकत दिखाई, ये ट्रेलर था, अगली बार पूरी पिक्चर होगी। इसको तो यहीं पर मानसून समझिए। सत्र के पहले फिर तो एक तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से कांग्रेस के प्रथम परिवार के दामाद, वो चार्जशीट तक मामला पहुंचा, इसका मामला कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उनके बेटे के ऊपर ईडी की कार्रवाई। इसका ये मतलब हुआ कि भ्रष्टाचार के मामले पर बहुत हमलावर रहेगी भारतीय जनता पार्टी। फिर दूसरा मसला क्या हुआ, जो विदेश नीति के मसले पर, जो युद्ध विराम के मसले पर बार बार कांग्रेस पार्टी कहती थी और उसकी तैयारी रही होगी कि मॉनसून सेशन में वो सरकार पर हमलावर होगी, उल्टा हो गया। अब बड़ा हथियार सरकार के पास है, वो कहेंगे कि हमने तो ये करके दिखा दिया, टीआरएफ पर भी प्रतिबंध लगवा दिया, अमेरिका ये कह रहा है। तो एक तरह से 2 बड़े हथियार, 2 बड़े टूल्स के साथ वो मॉनसून सेशन में जा रही। हाँ, ये जरूर अब लगता है कि अब ये सेशन बहुत कुछ उसमें प्रोडक्टिव हो पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। हालांकि सरकार बिल तो पारित कराएगी, 8 बिल हैं उसको पारित कराएगी, लेकिन वॉश आउट होने की, हल्ले हंगामे की ज्यादा आशंका बढ़ जाती है। बिल्कुल वो होने वाला इसलिए भी है कि इसको जरा समझिए कि अमेरिका में जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो गया था शशि थरूर का। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, विदेश मंत्रालय से ज़्यादा इसमें जो क्रेडिट जो दिया जाएगा संसद के अंदर, और जाना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर और जो तमाम जो उनके यूनाइटेड नेशंस के जो अपने मित्र थे, वो जब रशिया भी गए, ये एक दिन में नहीं हुआ है, लगातार बताकर, जताकर, साक्ष्य दिखाकर ये करवाना। तो ये कांग्रेस के ही सांसद है शशि थरूर, और जो विदेश मंत्रालय की जो समिति है, संसदीय समिति, उसके चेयरमैन है। तो वो चेयरमैन की तरफ से अगर ये बातें आएंगी तो इसके मायने हर्षवर्धन आप समझ सकते हैं कि जब सवाल उठाया जाएगा था, तो कांग्रेस का सांसद सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी, इन सबको भी इन सब मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। ये लोग यही बात तो कह रहे थे जो अब अमेरिका ने जिसको निकट कर दिया। तो ये जो मुद्दा सीज फायर वाला है, मुझे लगता है कि ये तो पहले ही खैर मुझे लगता है काफी पीछे जा चुका था। अब ट्रेड डील या तमाम जो मुद्दों पर अब वो क्या करते हैं। लेकिन इसके बीच में हर्षवर्धन एक बात और है, अभी कांवड़ को लेकर हमने चर्चा शुरू में नहीं की, लेकिन कांवड़ को लेकर बहुत बातें कही गई, बहुत तस्वीरें दिखाई गई, लेकिन उस पर आज योगी आदित्यनाथ ने गजब का काम किया। देखिए एक बात तो है, हाँ, योगी आदित्यनाथ अपोलोजेटिक लीडर नहीं है। हाँ हाँ, जो कहते हैं खुलकर कहते डंके की चोट पर, डंके की चोट पर कहते हैं। और एक बात तो है, मैं मतलब मुझे बड़ी पीड़ा होती है, वैसे तो अक्सर हम लोग उसको देखते रहे हैं, लेकिन अभी कल भी मैं देखते आया तो कांवड़ यात्रा पर ही गया था, कांवड़ मार्ग पर गया था। मतलब मैं कांवड़ यात्रा पर नहीं गया था, कांवड़ यात्रा हम सब सामने से देख रहे हैं, निकल रहे हैं ना हमारे सामने लोग। सोचिए जरा, जो लोग कांवड़ लेकर जाते हैं, जरा आप आधे घंटे बैठकर उनको देखिए। और उसके बाद आप उन पर किसी तरह की अपमानजनक, शर्मसार करने वाली टिप्पणी कर सकते हैं?
वो कांवड़ के 3-3 4-4 कलश उनके होते हैं, उस कलश के नीचे स्टैंड होता है। इसलिए होता है कि कांवड़ वाला जो जल है जिसमें गंगा जल उन्होंने भरा है वो जमीन पर नहीं रखना है। ऐसी तपस्या वो लोग करते हैं। उनके पांव में, उनके हाथ में, उनके कंधे पर जो कांवड़ वो लोग उठाते हैं, वो लोग तो कई कई किलोमीटर लेकर जाते हैं, 100-100, 150-100, 200-200। हम आप उसको 10 सेकंड अपने कंधे पर रख कर नहीं चल सकते। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को जब कोई कहता है कि गुंडे हैं, उत्पाती, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई कांवड़ियों के वेश में कोई उत्पात कर रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, दोनों राज्यों के प्रशासन ने वहां कार्रवाई की है। लेकिन कोई कालनेमी घुस जाए, कोई इस बहाने से कांवड़ यात्रा पर हमला करे, और कुछ फ्रॉड सेकुलरों ने नया नैरेटिव निकाला है क्या आपके बच्चे जाते नहीं कि बिहार में तो देवघर में बड़े अच्छे से कांवड़ यात्रा हो जाती है। ये जो यूपी वाला कांवड़ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये बड़ा खराब है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को याद रखना चाहिए, ये नैरेटिव भी फ्रॉड सेकुलर्स की तरफ से चलाया जा रहा है। न देवघर वाले कांवड़ में कोई कांवड़िया बदमाशी करता है, न यहाँ के कांवड़, क्योंकि कांवड़िए जो होते हैं वो भगवान भोले के भक्त हैं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ जा रहे हैं, उनको गंगा जल लेके अपने आराध्य को अर्पित करना है। अच्छा, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनको कहूंगा जरा आधे घंटे किसी मार्ग पर बैठिए, वो किनारे चले जा रहे हैं, वहीं रुक जाते हैं, वहीं थोड़ी देर आराम कर लिया, किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने, और सोचिए एक तरफ वो वर्ग है जो रास्ते में सोचता है कि कांवड़ वाला मिल जाए कोई कांवड़िया तो हम उसकी थोड़ी सेवा करके हम धन्य हो लें। और कुछ नीच किस्म के लोग हैं जो सभी कांवड़ियों को क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ का जवाब ये मिलना ही चाहिए था। और इसीलिए कई बार हम लोग कहते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ की कुछ जो यूएसपी है वो तो कमाल की है, और इसीलिए उनको लोग पसंद भी करते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर एक बात आप समझिए, जब कांवड़िए जाते हैं ना, तो वो कांवड़िए ना वो त्रिपाठी होते हैं, ना रावत होते हैं, ना शुक्ला होते हैं, ना रैदास होते हैं, ना जाटव होते हैं, ना जाट होते हैं, वो सिर्फ कांवड़िए होते हैं। और जब उनकी सेवा जब लोग कर रहे होते हैं, उन भक्तों की भी और जो श्रद्धालु होते हैं उनकी भी कोई जाति नहीं होती है। वो सिर्फ इसको ध्यान से सुनिए, वो सिर्फ उनकी भक्त पर हमला इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो हिंदू होकर जाते हैं। अगर जाति में जाता तो शायद हमला नहीं होता। सही कहा आपने, बिल्कुल। और इसीलिए ये लोगों को दिक्कत करता है। आपने देखा एक नैरेटिव, जानते क्या चल रहा है कि इनके बच्चे कितने आते हैं, उनके बच्चे कितने आते हैं। अरे भैया, जहाँ की ये परंपरा है पता कर लो, हर घर से एक बार करते, और तो और जाने दीजिए, इस बार तमाम बेटियां आपको दिख रही हैं। एक शबनम खान आपको दिख रही है, जिसको जो है पहले जो है उसके पति ने उसको मारा, निकाला, फिर एक हिंदू परिवार ने उसको आश्रय दिया, उसके बेटे से विवाह हो गया। वो महादेव के 4 कांवड़ लेके कि मुझे ऐसा संस्कारी परिवार मिला, मुझको ऐसा संकट मोचक मिला जिसने हलाहल पीकर उसका जीवन संवार दिया। तो इस जो अमृत बरसाने वाली परंपरा है, इस पे अगर कुछ अंदर हुड़दंगी तत्व आते हैं उनको भी निषेध करना चाहिए। हमारे जो धर्माचार्य हैं, हमारे जो तमाम जो कथावाचक हैं, वो इस पर बात करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अपवाद यहाँ नियम नहीं है। 0.1% को आप 100% पर हावी करने की कोशिश, और मैं फिर कह रहा हूँ कई बार ये साजिश होती है, कई बार इसमें कुछ इस तरीके के तत्व जानबूझकर घुसेड़े जाते हैं, और ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये नफरत फैलाने की कोशिश है। अरे ये जो कांवड़िए हैं गुंडागर्दी करते हैं, अरे उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, उनके पैर में कैसे पट्टी बांध बांध कर चल रहे हैं, नंगे पैर। जरा कंधों पर आप अपने, जो हर्षवर्धन ने कही, आप एक बार करके देखिए। और ये सिर्फ इस देश में श्रद्धा ही करवा सकती है। उनकी श्रद्धा और आस्था का अपमान मत करिए। जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करिए, उनको बाहर करिए। मैं फिर कह रहा हूं तमाम धर्माचार्यों से, वो भी इन सब चीज़ों को देखें अगर ऐसी बातें आती है। लेकिन ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये राजनीतिक है, ये धार्मिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। राजनीतिक तो देखिए मसला है, बिहार का चुनाव आ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मोतिहारी में थे तो उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन फोकस बड़ा क्लियर था कि लालटेन आपको किस युग में ले गया, और ये रोशनी का युग है। लालटेन था लेकिन रोशनी नहीं गई। और मुझे लगता है कि ये जरा समझने की ज़रूरत है कि विकास के मामले पर कमाल किया है। रेल इंजन कारखाने से लेकर बड़े बड़े पुल से लेकर हाईवे से लेकर, और बिहार को भी 4 लेन के हाईवे से लगभग कनेक्ट कर दिया। तो जो डेवलपमेंट है वो कमाल का काम, उसको नरेंद्र मोदी ने पिच किया। और दूसरा जो लालटेन का डर है, जो लालू जी के राज का डर है, जो जिसको जंगल राज कहा जाता था, हालांकि आजकल जो स्थिति है उसमें नीतीश राज में भी बहुत अच्छा नहीं, उस पर भी बड़े सवाल हैं। तो शायद नरेंद्र मोदी को पता है, इसीलिए वो लालटेन वाले राज को
उसको फोकस कर रहे हैं और अपना विकास का एजेंडा लेके आगे चल रहे हैं। अब ये कैसे आगे जाएगा, ये जरा समझने की बात है। हाँ देखिए, दो चीज़ समझ लीजिए, इस समय नीतीश के राज में भी एकदम से क्राइम बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, एक अपराध होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की ढिलाई है, एक होता है संस्थागत प्रश्रय देना, जहां पर सत्ता पोषित अपराधी और अधिकारी इस तरीके के अपराध करें। तो ये सत्ता पोषित लोग तो नहीं है, कम से कम ये कहा जा सकता है, हाँ, परंतु वहां पर जो नीतीश कुमार की शारीरिक अशक्तता और जो उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है, उसका असर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जूझना पड़ेगा। इसमें तो कहीं कोई भ्रम नहीं है। हम दोनों लोग इस पर बहुत पहले से एकदम एक मत हैं, सहमत हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। हाँ, नहीं, बिहार को नया विकल्प सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर जब ऐसे में सामने दिखते हैं तो विकल्प के तौर पर दिखते हैं, भले अभी बहुत बड़ा विकल्प में दिखते हैं। तेजस्वी पहले विकल्प के तौर पर दिखते थे, लेकिन इधर हाल के वर्षों में जो लगातार शहाबुद्दीन जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, जिस सिवान में उनके विधायक के सामने और क्या फिर बता से रहे हैं, भूरा बाल साफ करो का नारा सब जिस तरह से चला बिहार में, तो आप सोचिए उससे ना, तो और खतरा ही पैदा नहीं, होगा। आप सोचिए ना कि जहां पर इंजन लग रहा है, इंजन का कारखाना लग रहा है, वहां पर कभी तेजाब से लोगों को नहलाया जाता था, उस दुर्दांत अपराधी को आप वहां पर जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये समझ में आता है ना। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि इस अंतर को समझने की जरूरत है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बस इतना आपसे कह सकते हैं कि संसद सत्र जो है वो कुल मिला के ज़्यादा हंगामेदार हो रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा भी है, मौका भी है, लेकिन वो घेर इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि जब वो ऐसे उंगली घुमाएंगे तो ये ऐसे तीन इधर घूमी दिखाई पड़ रही हैं। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। और बाकी हर हर महादेव, सावन जो है कुल मिला के ढंग से मनाइए, अच्छे से मनाइए, और बेवजह जो इस तरीके के नैरेटिव मत फंसिए, जमकर बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।